जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर आपके सारे सब्जेक्ट की और सारे सेमेस्टर की तैयारी बिल्कुल फ्री में लिखित और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से कराई जाती है। तो ये आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास को व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है और आपसे रिक्वेस्ट भी है। ठीक है, चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में दोस्तों हम लोग कवर करेंगे बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी समाजशास्त्र। सॉल्वेंट मॉडल पेपर है 2025 एग्जाम के लिए, 2026 एग्जाम के लिए। ठीक है, पेपर का नाम सोसाइटी इन इंडिया स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज। भारत में जो समाज है उसकी संरचना किस प्रकार है, उसका संगठन कैसे हुआ और समाज में जो परिवर्तन हो रहा है, इसको आपको पढ़ना है सेकंड सेमेस्टर में। ठीक है, जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय आप लोगों का पेपर कोड SOC 102F हो सकता है या फिर SOC 102। ठीक है, आपके विश्वविद्यालय का जो भी पेपर कोड होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देंगे। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं या उससे एफिलेटेड कॉलेज हैं, सभी के लिए आपका ये क्लास इंपॉर्टेंट है। जहां भी आपके सोसाइटी इन इंडिया स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज यानी भारत में समाज संरचना और संगठन पढ़ाया जा रहा है, तो आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, चाहे आप बिहार से हो या झारखंड से या फिर राजस्थान से, भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। यदि आपका पेपर का नाम सेम है तो आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चले बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यह कथन किसका है कि नगर और ग्राम यानी जो नगर है और गांव है उसमें एक मात्रा का अंतर है। ये जो स्टेटमेंट है ये मैकइवर और पेज ने दिया था। ठीक है, याद रखिएगा इसको यहाँ पर। ठीक है, इस देखिए अगर छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रहती है ना तो आप क्वेश्चन को कभी भी नहीं भूल पाएंगे। जैसे एग्जाम हॉल में जब आप बैठते हैं ना तो आप ऑप्शन में सोचते हैं कि ऑप्शन नंबर ए लगाएं, बी लगाएं, सी लगाएं या फिर डी लगाएं, किस पर हम गोला लगाएं। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रहेंगी तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, नगर और ग्राम में एक मात्रा का अंतर, इतना आपको याद हो गया, मैकइवर और पेज। ठीक है, आप कभी नहीं भूलेंगे, सोच के देखिए, आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, कभी नहीं भूलेंगे आप। चले, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नगर के बाहरी हिस्सों के समीप ग्रामों में जो प्रक्रिया पाई जाती है उसे गाल्पिन ने किस नाम से संबोधित किया है। तो गाल्पिन महोदय ने उसे ग्राम में नगरी नाम से संबोधित किया है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, नगर के बाहरी हिस्सों के समीप, ठीक है, जो गांव है, ठीक है, उसमें जो प्रक्रिया पाई जाती है उसे जो गाल्पिन महोदय हैं उन्होंने क्या कहा है, उसे ग्राम में नगरी कहा है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण नगरी यानी गांव और नगर संबंध को स्पष्ट करने वाला या फिर स्पष्ट करने वाली दशा को कहा जाता है। तो इस दशा को ग्रामीण नगरी समन्वय कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, जो गांव है और नगर है इनके मध्य में जो संबंध स्पष्ट करने वाली दशा है इसको क्या कहा जाएगा, ग्रामीण नगरी समन्वय। ठीक है, चले और सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं वहीं पे PDF और नोट्स सारी चीज़ें वहीं पर सेंड कर देता हूँ और जो क्लास होता है वो भी मैं सेंड कर देता हूँ, तो वहाँ से आप लोग PDF भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं बिल्कुल फ्री में। ठीक है, चले, हालांकि उसमें आंसर नहीं दिया रहता है इसलिए कि आपका प्रिपरेशन बहुत ही बेहतर तरीके से हो सके। एक बार आप क्लास लिए, PDF को पढ़ लिए, नहीं समझ में आ रहा फिर क्लास लिए, फिर PDF को पढ़ लिए, इस तरह से आप तैयारी करते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपकी तैयारी होगी। ठीक है, और फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट तो आप लोगों का आ ही गया है, बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स रहा आप सभी लोगों का। कुछ बच्चों ने रिजल्ट को सेंड भी किया है, तो आप लोग चाहें तो इस नंबर पर अपना जो रिजल्ट है उसे सेंड कर देंगे, मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड करके दिखा दूंगा बाकी बच्चों का। ठीक है, चले इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं अपना जो रिजल्ट है। ठीक है, चले ये क्वेश्चन मैंने बता दिया, नहीं बताया, चले मैं बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा नगरों में होने वाले वर्तमान परिवर्तन से संबंधित है। नगरों में होने वाले वर्तमान परिवर्तन से कौन संबंधित है, नगर नियोजन संबंधित है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपसे पूछा गया है, भारतीय गांवों में व्यक्ति की परिस्थिति जो है उसका निर्धारण करने का प्रमुख आधार है। जो हमारा गांव है, गांव में जो व्यक्ति हैं, तो व्यक्ति का जो परिस्थिति है उसका निर्धारण करने का जो प्रमुख आधार है वो क्या है, भू स्वामित्व का आकार है। ठीक है, चले बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपसे पूछा गया है,
भारतीय समाज प्रकृति से है। हमारा जो भारतीय इंडियन सोसाइटी है वो प्राकृतिक रूप से कैसा है, नगरीय है, बहुलवादी है, ग्रामीण है या फिर जनजातीय है। बहुत ही आसान आंसर है, ग्रामीण है। ठीक है, भारत को गांवों का देश कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे, सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपसे पूछा गया है कृषक और ग्रामीण समाज प्रायः पर्यायवाची शब्द हैं, यह कथन है, ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट स्मिथ का है। कृषक और ग्रामीण समाज प्रायः पर्यायवाची है। जब भी कृषक और ग्रामीण समाज पर्यायवाची शब्द हैं, ये आएगा, स्मिथ आपका राइट आंसर होंगे। ठीक है, चलें, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो भूल जाते हैं सर ने क्या बताया था। ठीक है, चलें, ग्रामीण समाज की विशेषताएं हैं। ग्रामीण समाज की विशेषताएं क्या हैं? जाति व्यवस्था, कृषि मूल्य व्यवसाय, संयुक्त परिवार, ये सभी विशेषताएं आपके ग्रामीण में पाई जाती हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपसे पूछा गया है ग्रामीण समाज की विशेषताएं नहीं हैं। तो देखें, सामाजिक समरूपता होता है गांव में, जनमत का अधिक महत्व भी, ठीक है, सरल व सादा जीवन भी, व्यापारीकरण आपका ये विशेषता नहीं है गांव की। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपसे पूछा गया है नगर की विशेषता है, अधिक जनसंख्या होती है नगर में, विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्र होते हैं, औपचारिक संबंध भी होते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देखें समाजशास्त्रियों में ग्रामीण समुदाय की ऐसे बड़े क्षेत्रों में रहने की प्रवृत्ति बढ़ रही है जिसमें समस्त या फिर अधिकतर प्रमुख मानवीय हितों की पूर्ति होती है, यह कथन है, ये स्टेटमेंट सिम्स महोदय का है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गांव उदाहरण है एक समूह का, समिति का, समुदाय का या फिर संस्था का। तो गांव जो है एक समुदाय का उदाहरण है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन समाजीकरण के संबंध में सही है? चुनाव प्रक्रिया, समय लेने की प्रक्रिया, नीति निर्माण की प्रक्रिया या भूमिका ग्रहण प्रक्रिया। इन चारों में से कौन सा कथन है जो समाजीकरण के संबंध में बिल्कुल करेक्ट है? देखिए, भूमिका ग्रहण प्रक्रिया समाजीकरण के संबंध में बिल्कुल करेक्ट है। डी ऑप्शन आपका राइट है। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, कोई भी क्वेश्चन आपको गलत लग रहा है, तो इस नंबर पर आप बिल्कुल अपना स्क्रीनशॉट लेकर क्वेश्चन का आप हमसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, डाउट क्लियर करने का आपको एक भी पैसा नहीं देना है, किसी भी चीज़ को आपको पैसा नहीं देना है, बिल्कुल फ्री तैयारी कराई जाती है बीएस सेमेस्टर वाला चैनल पर। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आप लोगों के जल्दी आने वाले हैं, तो चिंता मत कीजिए, एग्जाम से पहले आपको क्वेश्चन पेपर जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुई थी। देखिए, डेट याद रखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डेट की वजह से आपका 1 नंबर या 1.5 नंबर कट जाता है। जब डेट एग्जाम में पूछे जाते हैं तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, साल तो याद हो जाते हैं, डेट जल्दी याद नहीं होते। तो 30 दिसंबर 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ? ढाका में। ढाका कहाँ है दोस्तों? बांग्लादेश में। ठीक है ना, चले, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी? कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, ये जो बुक है इसको रजनी कोठारी ने लिखा है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। देखें, जितने भी इसमें आपके पर्सन नाम दिए गए हैं, जैसे प्रभु हैं, एम.एन. श्रीनिवास हैं, आर.के. मार्टन है, रजनी कोठारी। देखें, जो भारतीय समाजशास्त्री हैं ना, जितने भी भारतीय समाजशास्त्री हैं, जी.एस. घुरिये, इन सभी के जितने भी बुक लिखे गए हैं सभी को आप लोग याद कर लीजिए। देखिए, आप सेकेंड सेमेस्टर में हैं, जब आप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में पढ़ेंगे ना, तो ये हमेशा कंटिन्यू आपको, देखिए यूजीसी नेट में भी आपके एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे इन सभी चीज़ों को। चले, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किशनगढ़ी गांव का अध्ययन किसने किया था? तो उत्तर प्रदेश में जो किशनगढ़ी गांव है इसका अध्ययन माइकिम मैरियट ने किया था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, देखें, कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक डी.एन. मजुमदार हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपसे पूछा गया है
भारत में फार्मर्स मूवमेंट की निम्नलिखित में से कौन सी मांग नहीं है? तो देखें, मांग है कृषि उपज की उचित कीमत, उर्वरक परिधान और बिजली परिधान। भूमि का वितरण ये आपका मांग नहीं है, ठीक है, भारत में फार्मर्स मूवमेंट का, ठीक है, यानी किसान आंदोलन का। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ग्रामीण समाजशास्त्र की प्रथम पुस्तक प्रकाशित हुई। ग्रामीण समाजशास्त्र, ठीक है, ग्रामीण समाजशास्त्र की जो पहली पुस्तक है 1913 में आपकी प्रकाशित हुई थी, 1913 में। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पूछा गया है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति कृषि विकास से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय ग्रामीण समुदाय और भारत में ग्रामीण समुदायों की उत्पत्ति और विकास, इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक रॉबर्ट बैडेन पावेल हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देखें, रिजले द्वारा रचित पुस्तक भारत के व्यक्ति कब प्रकाशित हुई? तो भारत का व्यक्ति ये 1908 में प्रकाशित हुई थी, रिजले द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 22 का। पीपुल ऑफ इंडिया, ठीक है। सरल सोशियोलॉजी इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सरल सोशियोलॉजी इन इंडिया, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो AR देसाई हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, AR देसाई का पूरा नाम है अक्षय लाल रमणलाल देसाई, ठीक है, अक्षय रमणलाल देसाई। प्रभु जाति की अवधारणा संबंधित है। प्रभु जाति की अवधारणा MN श्रीनिवास से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संस्कृतिकरण, ठीक है, संस्कृतिकरण की अवधारणा संबंधित है। संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है वो MN श्रीनिवास से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है? 2 स्तरीय है, 3 स्तरीय, 4 या फिर 5? पंचायती राज व्यवस्था ये कितने स्तर की है? 3 स्तरीय है। इसमें 3 स्तर है, तो कौन कौन से 3 स्तर हैं? भारत में पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरों पर आधारित है। पहला है ग्राम स्तर पर, यानी ग्राम पंचायत। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है या फिर इसे मंडल परिषद कहा जाता है। जिला स्तर पर आपका जिला पंचायत है, ठीक है। चलें, देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक हैं। इंडियन विलेज, देखें, जो कभी कभी ऐसा होता है, इंडिया विलेज एक पुस्तक आता है, उसको कमेंट करके बताइएगा उसके लेखक कौन है। इंडियन विलेज यहाँ पर पूछा गया है, तो इंडियन विलेज के जो लेखक हैं SC दुबे हैं, श्याम चरण दुबे। बी ऑप्शन आपका राइट है 27 का, ठीक है। देखिए, इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक SC दुबे हैं, यानी श्याम चरण दुबे इनका पूरा नाम है। श्याम चरण दुबे एक प्रसिद्ध भारतीय समाजशास्त्री थे। इंडियन विलेज 1955 उनकी प्रमुख रचना है, जिसमें भारतीय गांवों की सामाजिक आर्थिक संरचना का अध्ययन किया गया है, ठीक है। MN श्रीनिवास कौन है भैया? तो इनकी एक पुस्तक है द रिमेम्बर्ड विलेज, ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम याद रखिएगा। चार्ल्स कूले का एक पुस्तक है। देखिए, चार्ल्स कूले अमेरिकी समाजशास्त्री थे। इनकी जो प्राइमरी ग्रुप्स की अवधारणा पूछा जाता है, ठीक है। प्राइमरी ग्रुप्स की अवधारणा किसने दी थी? चार्ल्स कूले ने, ठीक है। बहुत ही फेमस है प्राइमरी ग्रुप्स। देखें, AR देसाई, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ठीक है, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इसके लेखक कौन है? अक्षय रमणलाल देसाई। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, पश्चिमीकरण की अवधारणा संबंधित है MN श्रीनिवास से। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पे जो नोट्स दिए गए हैं इसे ध्यान से पढ़ेंगे। पश्चिमीकरण की अवधारणा का श्रेय भारतीय समाजशास्त्री प्रोफेसर MN श्रीनिवास को दिया जाता है। उन्होंने साल 1956 में फार ईस्टर्न क्वार्टरली, ठीक है, पत्रिका में संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण पर एक नोट नामक निबंध प्रकाशित किया था। बाद में यह निबंध उनकी किताब कास्ट इन मॉडर्न इंडिया 1962 में शामिल हुआ, ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इराबते करबे की जितनी भी पुस्तकों के नाम हैं उसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है, पूछा जाएगा ज़रूर।
भारत में मुगल काल के दौरान निम्नलिखित में से किस नए धर्म की स्थापना हुई थी? सिख धर्म की। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, देखिए यहाँ आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे सारे। देखिए भारत में मुगल काल के दौरान स्थापित नया धर्म सिख धर्म था। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की। कब की थी? 15वीं शताब्दी के अंत में, लगभग 1499 ईस्वी की थी। ठीक है, जो मुगल काल 1526 से 1857 से पहले शुरू हुआ, लेकिन इसका विकास और संगठन मुगल शासन के दौरान हुआ। ठीक है, पारसी धर्म है, तो जो पारसी धर्म है प्राचीन ईरानी धर्म, भारत में 8वीं से 10वीं शताब्दी में आया। यहूदी धर्म भारत में प्राचीन काल से मौजूद था। ठीक है, और शैव धर्म क्या है? तो यह शैव धर्म एक प्राचीन हिंदू परंपरा है जो मुगल काल से बहुत पहले अस्तित्व में थी। ठीक है, चलें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखें, भारत में जाति एवं वर्ग का अध्ययन भारत विद्याशास्त्रीय उपागम के आधार पर करने वाले विचारक हैं। कौन है? जीएस घुरिये हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, आर्य समाज का संस्थापक कौन था? आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? ये भी पूछा जाता है, तो ध्यान में रखेंगे। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक और भारत के धार्मिक नेता थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बैक टू द वेद यानी वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ये मेडाइवल हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री में भी आपके ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, मूल शंकर किसका नाम है? तो मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम है। ठीक है, पूछा जाता है जन्म, तो 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकरा में हुआ था स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म, और उन्होंने 7 अप्रैल 1875 को बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, चलें, स्वामी विवेकानंद के बारे में पूछा जाता है, तो इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी का असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने रामकृष्ण मिशन या फिर रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, चलें, इसमें नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, ठीक है, अकबर द्वितीय ने राजा को राजा राम मोहन राय की उपाधि दी थी। इनको उपाधि किसने दी थी राजा राम मोहन राय को? अकबर द्वितीय ने। ठीक है, उन्होंने फारसी में मिरातुल अकबर, समाचार का आईना और एक बंगाली साप्ताहिक संवाद कौमुदी, खुफिया चंद्रमा नामक एक समाचार पत्र निकाला। उन्हें कभी कभी आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ये पूछा जाता है आधुनिक भारत के जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। ठीक है, उन्हें लोकप्रिय रूप से भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। एनी बेसेंट के बारे में पूछा जाता है, तो उन्होंने कलकत्ता में 1917 के सत्र की अध्यक्षता की और आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी। ठीक है, आईएनसी क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट हैं। ठीक है, पूछा जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कमेंट करके आप लोग बताएंगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, उन्होंने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की शुरुआत की थी एनी बेसेंट ने। ठीक है, 1907 से 1933 तक एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की दूसरी अध्यक्ष थी। देखें, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी धार्मिक संप्रदाय में कोई सुधारवादी शाखा विकसित होती है, जब उसे कहा जाता है यानी तब उसे कहा जाता है पंथ कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक विश्वासों का सृजन किस आधार से होता है? वैचारिकी, प्रौद्योगिकी, वेशभूषा के प्रतिमान से या फिर ज्ञान से? धार्मिक विश्वासों का जो सृजन है ये किसके आधार पर किया जाता है? वैचारिकी के आधार पर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था किसका एक रूप है? जाति व्यवस्था सामाजिक स्तरीकरण का एक रूप है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, पितृसत्तात्मक समाज का अर्थ है। पितृसत्तात्मक समाज का अर्थ होता है पुरुष प्रधान समाज। ठीक है, चलें, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था का निकट संबंध है। जाति व्यवस्था का निकट संबंध जन्म से होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है।
इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखें जाति व्यवस्था आधारित है नातेदारी पर, वंशानुगत पर, शैक्षिक वर्ग पर या राजनीतिक वर्ग पर। जाति व्यवस्था किस पर आधारित होती है? तो जाति व्यवस्था वंशानुगत पर आधारित होती है। ठीक है, 37 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? 1945, 1950, 1955 या 1960 में? हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह का पहला और सर्वोच्च उद्देश्य है। हिंदू विवाह का पहला और सर्वोच्च जो उद्देश्य है वो है धर्म। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें सामान्य धर्म को एक अन्य नाम से जाना जाता है, वह क्या है? मानव धर्म है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, सामान्य धर्म को मानव धर्म या सनातन धर्म के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदू धर्म के प्रकार में सम्मिलित नहीं है? सामान्य धर्म, विशिष्ट धर्म, आपद धर्म या पौराणिक धर्म? पौराणिक धर्म, विशिष्ट धर्म और सामान्य धर्म हिंदू धर्म के प्रकारों में शामिल होते हैं। आपद धर्म आपके सम्मिलित नहीं होते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। गुरुजी आपद धर्म क्या होते हैं? तो ध्यान से देखिए आप लोग, आपद धर्म का मतलब है संकट के समय अपनाया जाने वाला धर्म, यानी तलवार की नोक पर आपसे कोई कह रहा है कि आप अपना धर्म बदल लीजिए, उसी को आपद धर्म कहते हैं। ठीक है, यह एक संस्कृत शब्द है जिसमें आपद और धर्म शब्द शामिल हैं। आपद धर्म के बारे में जानकारी महाभारत के शांति पर्व में भी मिलती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू दर्शन के अनुसार व्यक्तिक जीवन के लक्ष्यों को नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है भैया? तो पुरुषार्थ नाम दिया गया है। ठीक है, हिंदू दर्शन के अनुसार व्यक्तिक जीवन के लक्ष्यों को क्या नाम दिया गया है? पुरुषार्थ। पूछा जाता है पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते हैं? पुरुषार्थ आपके 4 प्रकार के होते हैं हिंदू धर्म में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, सनातन धर्म में मानव जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष। ठीक है, ये 4 मुख्य लक्ष्य हैं जो व्यक्तियों को संतुलित और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में मदद करते हैं। जाति की उत्पत्ति के प्रजाति सिद्धांत के विकास से कौन संबंधित है? बताइए, नेस्फील्ड, होकार्ट, हटन या रिजले? जाति की उत्पत्ति के प्रजातीय सिद्धांत बताइए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल रिजले आपके इसमें संबंधित है। ठीक है, जाति की उत्पत्ति के प्रजाति सिद्धांत रिजले आपके संबंधित है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें जब एक वर्ग पूर्णतया वंशानुगत पर आधारित होता है तब हम उसे जाति कहते हैं। कौन सा समाजशास्त्री उपरोक्त कथन से संबंधित है? यानी यह जो स्टेटमेंट दिया गया है किसके द्वारा दिया गया था? चार्ल्स कूले के द्वारा दिया गया था। ठीक है, जब एक वर्ग पूर्णतया वंशानुगत पर आधारित होता है तब हम उसे जाति कहते हैं। बहुत ही फेमस ये स्टेटमेंट है, याद रखेंगे, ये कई बार पूछ चुका है एग्जाम में। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह में अंतर्विवाह के नियम हैं, तो अंतर्विवाह किसे कहा जाता है? तो अंतर्विवाह एक व्यक्ति अपनी ही जाति में विवाह कर सकता है, उसे अंतर्विवाह कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। अभी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा इसके बारे में। ठीक है, देखिए जाति की उत्पत्ति संबंधी माना का सिद्धांत किसने दिया है? माना का सिद्धांत किसने दिया भैया? माना का सिद्धांत जे.एच. हटन ने दिया है। बी ऑप्शन आपका राइट है 46 का। ठीक है, देखें जाति की उत्पत्ति संबंधी माना के सिद्धांत का प्रतिपादन हटन ने किया है। इनके अनुसार आर्यों के आगमन से पहले भारतीय आदिम जनजातियों में कुछ ऐसी परंपराएं, विश्वास और निषेध थे जिनसे जाति प्रथा का जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही फेमस पुस्तक है, कई बार पूछ चुका है, इरावती कर्वे का ये पुस्तक है। ठीक है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विवाह हिंदू धर्म से संबंधित नहीं है? ब्रह्म विवाह संबंधित है, देव विवाह भी,
मुता विवाह आपका मुस्लिम धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म से संबंधित नहीं है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मुता विवाह क्या है गुरुजी? देखिए, मुता विवाह जिसे निकाह मुता भी कहा जाता है, इस्लाम में एक अस्थायी विवाह का रूप है, जहाँ जो पुरुष होता है वो महिला, ठीक है, महिला को एक निश्चित अवधि के लिए सहमत होते हैं, महिला और पुरुष एक निश्चित अवधि के लिए, और जो पुरुष होते हैं वो महिला को एक सहमत राशि का भुगतान करता है, ठीक है। चलें, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने कहा है? ये स्टेटमेंट किसका है? जाति एक बंद वर्ग है। बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है। जाति एक बंद वर्ग है, मजुमदार एवं मदन ने कहा है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे प्राचीन धर्म है? तो हिंदू धर्म भारत का सबसे प्राचीन धर्म है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? यहाँ दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, बहुत ही ज़्यादा गलती करते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ और लागू हुआ, दोनों अलग अलग डेट होते हैं, ठीक है। आप फिर से जान लीजिए, पारित हुआ और लागू हुआ दोनों अलग डेट होते हैं। तो यहाँ पारित हुआ पूछा है, तो भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में आपका पारित हुआ था। लागू कब हुआ था ये भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे, घरेलू हिंसा अधिनियम से महिलाओं का संरक्षण 2005 में संसद द्वारा लागू किया गया था, लेकिन 26 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ, ठीक है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु ने कर्म के कितने भेद किए हैं? तो मनु ने कर्म के 3 भेद किए हैं। कौन कौन से भैया? तो संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म है और क्रियामाण कर्म है, ठीक है। क्रियामाण कर्म है, संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म है। ये मनु ने 3 कर्म बताए हैं, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है, जाति, वर्ग और व्यवसाय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका प्रयोग सबसे पहले जीएस घुरिये ने किया है। डी ऑप्शन आपका राइट है 53 का, ठीक है। अब इसमें आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, जाति, वर्ग और व्यवसाय, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गोविंद सदाशिव घुरिये ने किया था, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या है? गोविंद सदाशिव घुरिये, इन्हें जीएस घुरिये कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है? भारत में किस धर्म को सबसे ज़्यादा लोग मानने वाले हैं? हिंदू धर्म को, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? तो हिंदू धर्म भारत का सबसे प्राचीन धर्म है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे की पॉइंट को ध्यान से पढ़ेंगे, देखें, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद थे। उन्हें इस्लाम का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पैगंबर माना जाता है। मुसलमानों के मुताबिक पैगंबर मोहम्मद से पहले भी कई पैगंबर आए थे, जिनमें मूसा और जीसस शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, मुस्लिम शरीयत अधिनियम कब पारित हुआ? मुस्लिम शरीयत अधिनियम ये आपका पारित हुआ था 1937 में। बी ऑप्शन आपका राइट है। देखें, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत अनुप्रयोग अधिनियम 1937 7 अक्टूबर 1937 को ब्रिटिश राज द्वारा पारित किया गया था। यह अधिनियम मुसलमानों के विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों में शरीयत कानून को लागू करता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, पूछा गया है, वेद किस धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है? जो वेद है ये हिंदू धर्म का प्राचीनतम क्या है? ग्रंथ है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, देखें, जाति शब्द की उत्पत्ति का पता किसने लगाया? जाति शब्द की उत्पत्ति, इसका जो पता है वो ग्रेसिया डी ओरेटा ने लगाया, ठीक है। कब लगाया था ये भी पूछा जाएगा एग्जाम में। चलिए ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। ग्रेसिया डी ओरेटा एक स्पेनिश विद्वान थे, जिन्होंने 1665 में जाति शब्द की उत्पत्ति के बारे में पता लगाया था, जिसका उपयोग उन्होंने प्रजाति के संदर्भ में किया था।
जाति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के जन शब्द से हुई है। जन शब्द का अर्थ है प्रजाति, जन्म या भेद। वहीं अंग्रेजी में जाति के लिए कास्ट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यह शब्द पुर्तगाली शब्द कास्टा से बना है, जिसका अर्थ है नस्ल, प्रजाति और जन्म। पुर्तगालियों ने भारत में वंशानुगत समूहों को जाति के नाम से जाना। आपके एग्जाम में पूछता है, जो पुर्तगाली थे वो भारत में वंशानुगत को किस नाम से जानते थे? जाति के नाम से जानते थे। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, जाति व्यवस्था के अध्ययन के लिए विशेषज्ञों की एक सेना की आवश्यकता है। सॉरी फॉर दिस। ठीक है, जाति व्यवस्था के अध्ययन के लिए विशेषज्ञों की एक सेना की आवश्यकता है। ये जो स्टेटमेंट है हट्टन का है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, जब दो सगे भाई भाई की संतानों में परस्पर विवाह होता है तो वह कहलाता है बहिर्विवाह, अंतर्विवाह, सलिंग सहोदर विवाह या विलिंग सहोदर विवाह। जब दो सगे भाई भाई होते हैं और उनके बच्चों की परस्पर आपस में शादी होती है, ठीक है, तो उन्हें सलिंग सहोदर विवाह कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। सलिंग सहोदर विवाह का दूसरा नाम भी है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। जब दो सगे भाई भाई की संतानों में परस्पर विवाह होता है तो उसे सगोत्री विवाह, ठीक है, उसे सगोत्री विवाह यानी कॉन्सैंग्यूनियस मैरिज या फिर रक्त संबंध विवाह कहते हैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है तो उसे कहते हैं अंतर्विवाह कहा जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अनुलोम विवाह क्या होता है? प्रतिलोम विवाह क्या होता है? बहुपत्नी विवाह क्या होता है? एक से अधिक, ठीक है, महिलाओं से शादी करना क्या है? बहुपत्नी विवाह। अंतर्विवाह क्या है? चलिए इन सब के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए, जब कोई व्यक्ति अपने ही जाति, समुदाय, धर्म या सामाजिक समूह के भीतर ही जीवन साथी का चुनाव करता है तो इसे अंतर्विवाह, ठीक है, जिसे एंडोगैमी कहते हैं, यह एक प्रथा भारतीय समाज में विशेष रूप से जाति व्यवस्था से जुड़ी हुई है। अनुलोम विवाह क्या होता है? तो अनुलोम विवाह का मतलब है अपने वर्ण से निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह करना। उदाहरण के लिए ब्राह्मण का क्षत्रिय से, वैश्य से या फिर शूद्र से विवाह करना। इस तरह के संबंध से पैदा होने वाली संतान को अनुलोम संकर कहा जाता है। ठीक है, प्रतिलोम विवाह क्या होता है? जब निम्न जाति का जो पुरुष होता है वो उच्च जाति की महिला से विवाह करता है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है, जब प्रथाओं का पतन होता है तब फैशन का अधिक प्रचलन होता है, यह कथन है। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए, पारिवारिक संगठन का सर्वाधिक पुराना रूप पितृसत्तात्मक था, यह कथन है। ये जो स्टेटमेंट है ये हेनरी मैन के द्वारा दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। परिवार संगठन का सर्वाधिक पुराना पितृसत्तात्मक था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हेनरी मैन ने यह कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है, भारतीय समाज को जाति समाज माना है, यह कथन है। भारतीय समाज को जाति समाज माना है, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये स्टेटमेंट लुई ड्यूम का है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, लुई ड्यूम का दूसरे तरीके से भी नाम है। ठीक है, हो सकता है आपके एग्जाम में इस तरह से भी लिख के दे दे, लुई ड्यूमांट। ठीक है, ये एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी मानव विज्ञानी, समाजशास्त्री और इंडोलॉजिस्ट थे जिन्होंने जाति व्यवस्था और भारतीय समाज के सामाजिक संगठन पर महत्वपूर्ण कार्य किया। ल्यू ड्यूमांट का जन्म 11 अगस्त 1911 को थेसालोनिकी, ग्रीस में हुआ था। वे जाति व्यवस्था, भारतीय समाजशास्त्र और इंडो यूरोपियन संस्कृतियों के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। इनकी प्रमुख पुस्तकों में देखें होमो हाइराचिर्कस, ठीक है, और यहाँ पर देख लिए एन एवेल्युएशन ऑफ द कास्ट सिस्टम, ये आपका शामिल है इनकी पुस्तकों में। ठीक है, चले, इनका जो निधन है 19 नवंबर 1998 को हुआ था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है, रहा था और रहेगा, यह कथन है। ये स्टेटमेंट मैलिनोव्स्की का है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार का आदिम स्वरूप मातृसत्तात्मक था, यह कथन है। ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट टायलर का है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, यह कथन है। ये स्टेटमेंट मैकाइवर और पेज का है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्था को सामाजिक रीति रिवाजों का मुद्दा है। संस्था क्या है? सामाजिक रीति रिवाजों का मुद्दा है। कहा है? ये कहा है हैमिल्टन ने। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 69 का। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, देखिए जनरीतियाँ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जनरीतियाँ शब्द का प्रयोग ग्राहम समनर ने किया। ठीक है, जनरीतियाँ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्राहम समनर ने किया। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक फोकवेज में इस अवधारणा को प्रस्तुत किया था, जनरीतियाँ शब्द को। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखा कीजिए। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।